गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन। तो लेखक का क्या नाम है, राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेना था तथा उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1923 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो बच्चों, बौद्ध धर्म उसने कब ग्रहण किया? 1930 में। तब से उसका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तो 1930 के बाद उन्होंने बौद्ध ग्रहण कर लिया श्रीलंका में जाकर, तो उनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। और वैसे उनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। तो इस प्रकार उनका नाम चेंज हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। ये अनेक भाषाओं के जानकार होने के कारण इनको क्या कहा गया? महापंडित। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो जन्म कब हुआ था? 1893 और मृत्यु कब हुई? 1963 में। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावर्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। सर्जन करना, उसका खोज करना। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा है, उसका 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विभिन्न इतिहास और विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय, यानी जो लुप्त हो गई हो लगभग, सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावर्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम माने सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा था और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी के बारे में उन्होंने बताया कि घुमक्कड़ घूम घूम कर जो अपना टाइम व्यतीत करते हैं, उससे मनोरंजन होता है। उसने क्या ज्ञानवर्धन होता है। घूमने से क्या होता है? मनोरंजन होता है, ज्ञान बढ़ता है एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी की बढ़ती है। और उनके साथ साथ भाषा एवं वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, का भी आदान प्रदान होता है। यानी जगह जगह हम जाएंगे घूमने के लिए तो अनेक स्थानों की जानकारी के बारे में हमें पता चलता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन, तो विभिन्न स्थानों के ज्योग्राफिकल वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर प्रस्तुत झांकी की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की है। तो संकलित जो अंश है उसकी प्रथम तिब्बत यात्रा है। उसके बारे में नेपाल जाने का जो रास्ता 1930-29 में, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस वक्त के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो उन्होंने जब यात्रा लासा की ओर एक यात्रा की, क्या है? तिब्बत की राजधानी है लासा की ओर। तिब्बत की राजधानी क्या नाम? लासा की ओर।
वहाँ जाने वाले दुर्गम जो रास्ते हैं उनका उन्होंने जो अच्छा सा वर्णन किया है, उस वर्णन में तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी मिली है। उनका वर्णन लेखक ने इस अध्याय में किया है, तो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। ल्हासा की ओर, पाठ का क्या नाम है? ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर क्या है? तिब्बत की राजधानी है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा? ल्हासा की ओर। फरी कलिंगपोंग क्या है? कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल की नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन यानी फौज। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। और औरतें पर्दा ही नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोडीदार बर्तन यानी खोटी में रखे के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हो और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने थोड़ा उसके बारे में पढ़ा। इसका अगला भाग है, हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।